लिए माँ ने अब तक फोन नहीं किया। ये देखकर रघु 1 घंटे से फोन के सामने बैठकर इंतजार कर रहा था। ये देखकर उसकी बहन रमा उससे कहती है, अरे रघु, शायद बस लेट होगी और रास्ते में नेटवर्क भी तो नहीं आता ना, इसीलिए माँ ने अब तक फोन नहीं किया। पर रमा, रात के 11 बज रहे हैं। बस शाम को 7 बजे ही आ जाने वाली थी। भला इतना लेट कैसे? और माँ का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे तो चिंता हो रही है। अरे रघु, ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। रमा ऐसा कह तो रही थी, मगर अंदर ही अंदर उसे भी अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी इंतजार में 12 बज जाता है और तभी अचानक से रघु का फोन बजता है, मगर ये एक अननोन नंबर था। हेलो हेलो, कौन? वो क्या आप रीमा तिवारी के जानने वाले हैं? जी जी हाँ, वो मेरी माँ है। सब ठीक तो है ना? नहीं, दरअसल वो जिस बस में आ रही थी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। सभी यात्री इस घटना में मारे गए। आपसे निवेदन है कि आप हॉस्पिटल में आ जाएं उनकी बॉडी लेने। उस आदमी की बात से तो रघु के होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। क्या हुआ रघु, सब ठीक तो है ना? भैया कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन रघु तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। बस वो जल्दी से घर की चाबियां उठाता है और रमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सचमुच जिस औरत की मौत हुई थी वो उसकी माँ ही थी। ये हादसा रघु और रमा को बुरी तरह से तोड़ देता है। रमा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और माँ का अंतिम संस्कार करना चाहिए। आज पिताजी होते तो वो भी यही करते। हाँ भैया, सही कह रहे हो। और माँ का तो हमारे सिवा इस दुनिया में और था भी कोई नहीं। रमा और रघु मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाते हैं। जब सब कुछ करके रघु घर लौटता है, तब भी वो अपनी माँ को भुला नहीं पा रहा था। ये सब कैसे हो गया? एक रात में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे माँ को अकेले गांव जाने ही नहीं देना चाहिए था। शायद शायद ये सब मेरी गलती है। रघु ने पूरी तरह से अपने आप को ही दोषी मान लिया था। ना तो वो घर से बाहर निकलता और ना ही कुछ ठीक से खाता। बस पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता। ये सब देखकर रमा बहुत परेशान हो रही थी। भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको अपने कमरे से निकलना चाहिए, फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। नहीं रमा, अभी मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा। तुम कॉलेज जाओ, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है भैया, मगर मुझे आपको कुछ बताना था। आज मेरे कॉलेज की स्टडी ट्रिप जा रही है। मैं 3 दिन बाद ही वापस लौटूंगी। मगर भैया, आप अकेले ठीक रहोगे ना? और खाना? हाँ रमा, मैं सब देख लूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। रमा कॉलेज चली जाती है। माँ के मरने के बाद ये पहली बार था जब रघु घर पर एकदम अकेला था। वो पूरा दिन अपने कमरे में लेटा रहता है। न उसने घर की लाइट्स ऑन की और न ही पूरा दिन कुछ खाने को बनाया। वो बस अंधेरे में लेटा अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। अगर मैं उस दिन माँ को लेने खुद गांव जाता या उन्हें गांव जाने ही न देता तो शायद ऐसा कुछ। मेरा सर दर्द से फट रहा है। घर में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक 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 साफ सुनाई दे रही थी। दिन से रात हो चुकी थी। अचानक से एक जोर की आवाज आती है, जैसे किचन में कुछ गिरा हो, और रघु चौंक कर कमरे की बाहर की तरफ देखता है। रघु घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में 12 बज रहे थे। पहले तो रघु को लगा कि शायद वो आवाज उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे रसोई से आ रही आवाजें बढ़ने लगी और साथ ही रघु के दिल की धड़कनें भी। ये सब क्या हो रहा है? कौन है वहां? रघु अपने कमरे की लाइट ऑन करता है और डरते हुए रसोई की तरफ जाता है। रघु धीमे से रसोई की लाइट जलाता है और सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, दूसरी तरफ मुंह करके। उस औरत की साड़ी बिल्कुल वैसी थी जैसी रघु की माँ पहनती थी, मगर वो चुपचाप खड़ी थी। अचानक से वो एक धीमी आवाज में कहती है, रघु, खाना खा ले। वो आवाज ऐसी थी जिससे रघु डर के मारे कांप उठा और अचानक से वो औरत गायब हो गई, जैसे वो पहले कभी वहां थी ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को समझाया कि ये उसके गिल्ट का असर हो सकता है। हाँ,
शायद मुझे कुछ खा लेना चाहिए। शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगता है, मगर इस बार उसने रसोई की लाइट्स ऑन छोड़ दी थी। लेकिन अब जब वो अपने कमरे में आता है तो चौंक जाता है। रघु को याद आता है कि अक्सर उसकी माँ उससे खिड़कियां बंद रखने को कहती थी ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। कुछ सोचते हुए रघु फिर से अपने बेड पर लेट जाता है। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन रात भर उसे घर में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे घर में किसी की आहट हो, कोई चल रहा हो, जैसे वो अकेला न हो। किसी तरह बेचैनी में उसकी रात बीतती है। 3 दिन बाद जब सुबह रमा घर लौटती है तो रघु की हालत देखकर चौंक जाती है। ये क्या हुआ भैया? आप ठीक तो हो ना? नहीं रमा, हम घर में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कोई है। माँ हमारे साथ है रमा। वो गई नहीं, वो यही हैं। मैंने उनकी आवाजें सुनी, उनके कदमों की आहटें। कभी कमरे में हवा के साथ महसूस होने वाली ठंडी सनसनाहट। कमरे में अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं और कभी कभी खिड़कियों से अजीब सा हवा का झोंका अंदर आता है। हो ना हो, ये सब माँ ही कर रही हैं। भैया, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। रमा रसोई में जाती है, मगर देखती है कि वहां पहले से ही एक गिलास पानी सामने रखा हुआ था। ये यहाँ भैया ने रखा होगा। रमा पानी का गिलास उठा लेती है, मगर जब वो अपने भाई के पास पहुंचती है तो दंग रह जाती है। अपने भाई के पीछे उसे एक काला साया दिखाई देता है जो उसके साथ था, ऐसे जैसे वो उससे जुड़ा हुआ हो। रघु रमा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ रमा? क्या तुम्हें भी वो दिखाई दे रही हैं? नहीं भैया, चलो यहां से। रमा अपने भाई को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो पड़ोस की शीतल आंटी के घर चली जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। क्या सचमुच रमा? हाँ आंटी। रमा की सारी बात सुनकर शीतल बुरी तरह डर जाती है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से कुछ जानती हो। क्या हुआ आंटी? वो दरअसल रमा, पिछले 3 दिनों से हमें भी रात में घर की खिड़की पर कोई औरत दिखाई दे रही थी। जब मैं बाहर कूड़ा डालने जाती या फिर किसी और काम से, पहले मुझे लगा कि वो तुम हो, मगर फिर क्या आंटी? फिर मैंने जब गौर किया तो वो औरत तुम नहीं थी, बल्कि वो सविता थी। क्या? मगर वो कौन है आंटी? वो मर चुकी है। तुम लोगों से पहले सविता उसी घर में रहती थी, मगर एक हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली थी। कई लोगों ने कहा कि मरने के बाद वो उसी घर में भटकती थी, मगर हमने उसे कभी नहीं देखा। शायद जब उसने रघु को ऐसी हालत में देखा तो वो वापस आ गई। रघु, तुम अपनी माँ के लिए जिस तरह से परेशान हो, वैसे ही मरने से पहले सविता अपने बेटे के लिए परेशान थी और वो तुम्हें दर्द में नहीं देख पा रही। तो अब हमें क्या करना चाहिए आंटी? रघु, तुम जिस गिल्ट में हो वो सही नहीं। तुम्हारी माँ के मरने में तुम्हारा कोई दोष नहीं था। ये सोचना छोड़ दो और हमें उस घर में हवन कराना चाहिए, जिससे सविता की आत्मा को भी शांति मिले। रमा और रघु शीतल की बात मान लेते हैं। वो घर में हवन करवाते हैं। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे, हवन कुंड से उठता धुआं पूरे घर में फैल रहा था। अचानक से रसोई की तरफ से वही जानी पहचानी ठंडी हवा चलती है। रघु, अब डर मत, आगे बढ़। उसी पल हवन की आग तेज भभक उठती है। घर में फैली ठंडक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रसोई की तरफ जो परछाई थी वो जैसे धुएं में घुलकर ऊपर उठ जाती है। एक अजीब सी शांति पूरे घर में फैल जाती है। उस रात के बाद घर में फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। रघु ने धीरे धीरे खुद को संभाला, ऑफिस ज्वाइन किया और जिंदगी को फिर से जीना सीखा। कभी कभी जब वो रात में खाना छोड़ देता है तो उसे लगता है जैसे कहीं दूर से कोई माँ जैसी आवाज फुसफुसा कर कह रही हो, बेटा खाना खा ले। अभी के टाइम पर इस तरह के दादाजी वाले